उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का हेड 22 दिसंबर 2024 को कराया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर देखेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, और हमें OMR फिल करते समय केवल और केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना होता है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ यह क्वेश्चन पेपर होता है। तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 के साथ ये क्वेश्चन पेपर होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस और उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं। अब इस कथन में से हमें सही कथन चूज करना है। पहला कथन है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ये 1927 में नहीं 1925 में हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। सो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, ऑल्सो नॉन एज कीर्ति किसान पार्टी, was a political party in India which worked inside the Indian National Congress in 1925 to 1929। अर्थात कि इसका जो गठन है 1925 में हुआ था वर्कर्स पीजेंट पार्टी का, जिसका कीर्ति किसान पार्टी भी अदर एक नाम है। और इसके जो मुख्यतः लीडर्स थे जो इसको फाउंड किए थे, जिसमें काजी नजरुल इस्लाम, जिसे विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है बांग्लादेश में, हेमंता कुमार सरकार, इस तरह के लोग जो हैं पीजेंट पार्टी से रिलेटेड है, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी से। तो हमने दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई किया अपना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। यह पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत काम कर रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं जिसका कि भारत में स्थापना हुआ था, उसको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में होती है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में होता है, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4 ही क्रोनोलॉजी में है। सो ऑप्शन सी हम लोग इसको करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी कुछ इवेंट्स हैं और हमें उनके क्रोनोलॉजी के हिसाब से रखना है। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, देखना पड़ेगा कि फाइनल आंसर क्या दिया सारा। यहाँ पर कहा गया है रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, तो एक्चुअली ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 18 फरवरी 1946 को शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था। और कैबिनेट मिशन की घोषणा जो है, अब इसी में यहाँ पर कंफ्यूजन है कि कैबिनेट मिशन की घोषणा जो है ये 19 फरवरी 1946 में होती है, लेकिन जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचता है। यह भी घटना है। क्रोनोलॉजी जब हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो यह दिल्ली में 24 मार्च 1946 को आता है। यह घटना है। यह भी घटना दिया है कि ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, तो वो 24 मार्च 1946 होंगे। और अंतरिम सरकार की जो गठन है ये 2 सितंबर 1946 को हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम में 3 होगा, तो ये ऑप्शन हम लोग काट देते हैं। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी को होती है, जबकि शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी को होती है। तो 18 फरवरी सबसे पहले होना चाहिए, और 1 से कोई भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा ऑप्शन। तो देखना होगा, या तो अब इसमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही कर रहे हैं। या तो ये लोग सी को कंसीडर कर लें, नहीं तो इस तरह से देखने से हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही हमें नहीं मिल रहा है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। नहीं तो वो ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि कैबिनेट मिशन की घोषणा एक्चुअली क्या था कि कैबिनेट मिशन की घोषणा एक मई में भी हम लोगों को दिखेगी, मई 1946 में। तो यदि उस घटना को भी कर रहे हैं तो भी हमें शाही भारतीय नौसेना को तो पहले, कि रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट था वो सबसे पहले हुआ था, लेकिन एक से कोई भी स्टार्ट ऑप्शन नहीं हो रहा, तो इसको देखना होगा। और ऐसे मुझे लग रहा है कि डिलीट करना चाहिए इस क्वेश्चन को। इसमें कोई हमें इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का देखा गया है कि अभी हम लोग कितना भी कुछ कर लें, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हमेशा रहेंगे 150 क्वेश्चन में। ये हिस्ट्री रहा है कि कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, या तो वो डिलीट किए जाते हैं क्वेश्चन, या फिर उसका कुछ अलग तरीके से आंसर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि डिलीट करने का चांस काफ़ी है। काफ़ी फेमस पार्टी है जस्टिस पार्टी करके, ये कांग्रेस के एकदम अपोजिट में था। जैसे कांग्रेस नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल है जस्टिस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के विरोध में ही जस्टिस पार्टी को बनाया गया था। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। यस, बिल्कुल ये क्लियर है, क्योंकि इन लोगों को लगता था जस्टिस पार्टी जो है जिन्होंने स्थापना किया था, उन्हें लगता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो ब्राह्मण हैं, और एक्चुअली जब हम लोग पहले देखते हैं 1885
से लेकर 1900 के टाइम पीरियड में तो मोस्ट ऑफ जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो पढ़े लिखे लोग थे और ब्राह्मण थे, क्योंकि पहले ब्राह्मण ही मैक्सिमम पढ़ते थे, वो कांग्रेस को ज्वाइन करते थे। तो इसमें यही बात कहा गया है कि जस्टिस पार्टी जो है कांग्रेस के अपोजिट में बनाया गया था। बिल्कुल सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मॉडलो मिंटो सुधार जो 1909 में आया था, जिसमें सबसे पहले सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम को वोटिंग का राइट दिया गया था। ये वोटिंग का राइट नहीं, उनके लिए एक अलग कंस्टिट्यूएंसी ही बनाया गया था, प्रतिनिधित्व ही दिया गया था मुसलमानों को। तो उसी तरह से जस्टिस पार्टी का भी दावा था कि जो भी गैर ब्राह्मण है, इवन हिंदू ही है, वो गैर ब्राह्मण है, उनको सांप्रदायिक आधार पर जो है सीट रिजर्व किया जाए, जैसा कि मुसलमानों के लिए किया गया था मॉडलो मिंटो के अकॉर्डिंग। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, फाउंडिंग मेंबर्स भी इसके देख लिए। ब्रिटिश सरकार का जो कैबिनेट मिशन है 24 मार्च 1946 को दिल्ली में ये पहुंचा था। ओके, और इसकी अनाउंस तो ऑलरेडी हमने देखा कि 19 फरवरी 1946 को इसका अनाउंस होता है इंग्लैंड में। कैबिनेट मिशन की कुछ खास बातें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। उस समय प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो कि इन्होंने घोषणा किया था कैबिनेट मिशन प्लान का। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये बने थे। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि भारतीय शाही नौसेना विद्रोह जो है वो 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला में कहा गया है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं, कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें पता चला कि ये स्टेटमेंट ए सही है जबकि आर गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एसडीआई के बारे में भी कथन और कारण दिया गया है। कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्य अर्थात कि एसडीजी जो गोल हमने 17 गोल एडॉप्ट किए गए उनके बारे में कहा गया है, पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। यस, ये सही है कि जिसका एचडीआई अच्छा होगा, जैसे केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, तो उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने का जो कसम है वो बेहतर तरीके से वो निभाएंगे कि नहीं हमें ये काम करना है। और कारण क्या है इसका? इस सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है, बिल्कुल संबंध है। यदि लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे, इसका मतलब है कि उनको जो है रोज पेट भर के भोजन मिल रहा होगा। तो जिनको पेट भर के भोजन मिलेगा, जो खाना अच्छे से खाएंगे, वही स्वस्थ और शिक्षित रह सकते हैं। इसका मतलब है कि वो बेहतर काम करेंगे। और जिन लोगों को खाना खाने को ही नहीं मिल रहा है, जो गरीब राज हैं, वो बेहतर काम नहीं कर सकते, वो दूसरा दिमाग में सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये दोनों कथन और कारण जो है बिल्कुल सही है, और कारण जो है जस्टिफाई भी कर रहा है अभिकथन को। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी रखेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक तरफ राज्य है और एक तरफ 2019 से लेकर 23 के दौरान में आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठतम क्रम हमें करना है। तो सबसे पहला जो क्रम हमें देखने को मिलता है अपना उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु तृतीय पर है और कर्नाटक चौथे नंबर पर है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कौन कौन सा है? तीनों इसमें शामिल है। व्यापार एवं वाणिज्य भी शामिल है, सामानों में मिलावट जिसको एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स कहते हैं वो भी शामिल है, और सक्सेशन उत्तराधिकार भी शामिल है। इसलिए इसका सही आंसर 1 2 3 तीनों इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 52 लिस्ट है, आइटम्स है, 52 आइटम्स हम कहेंगे इसको, जो कि कंकरेंट लिस्ट में है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे तो ये तीनों हमें मिलेंगी। तो हमें कंकरेंट लिस्ट का एक देखना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ था, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उनके बारे में 3 कथन दिए गए हैं। अब हमें सही उत्तर फाइंड करना है इसमें। ये केरल राज्य की तो थी ही फातिमा बीबी, तो फातिमा बीबी केरल राज्य की राज्यपाल नहीं बन सकती हैं कभी भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो राज्यपाल बनने का क्राइटेरिया है उसमें ये एक क्राइटेरिया शामिल है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का है उस राज्य का कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकता है। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हैं, वो कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। ये तमिलनाडु की बनी थी, तमिलनाडु की राज्यपाल बनी थी 97 से 2001 तक। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए जहां जहां पर 2 है उसको हम लोग काट देते हैं। वो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, बिल्कुल सही है। और जब ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश पहुंचने वाली थी, तो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट 3 जो है जस्टिफाई कर रहा है उस स्टेटमेंट को कि वो उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ये भी सही है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के बारे में पूछा गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है,
और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्थानीय शासन के लिए 73वां अमेंडमेंट और 74वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, जिसको लेकर 73वां से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया, PRI बनाया, और 74 अमेंडमेंट एक्ट से हमने म्यूनिसिपैलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया। तो ये भारत में स्थानीय शासन संस्थानों से संबंधित है। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट और 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 में थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के पद का प्रावधान किया गया है, तो ऐसा नहीं है ये। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे 9वें संविधान संशोधन से नहीं, 7वें संविधान संशोधन से हमने आर्टिकल 350B को जोड़ा था। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कि SRC का जो रिपोर्ट है 1956 में आया था, इसी के अकॉर्डिंग 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 1957 में हुआ था, हमने आर्टिकल 350A और 300B को जोड़ा था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमें यहाँ पर गलत देखने को मिल रही हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर न तो 1 नहीं 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर अभिकथन और कारण है। देखते हैं क्या इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। ये बिल्कुल कथन सही है। कारण में बताया गया है कि उनकी शिकायतें, अर्थात कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उनकी शिकायतें केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, अन ब्रिटिश रूल, जिसको कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक पुस्तक का भी नाम हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि यदि ये कारण सही है तभी तो वो मानते थे कि ब्रिटिश राज जो है वो एक ईश्वरीय राज थी, केवल इस शिकायत को छोड़कर कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो अन ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। यानी जैसा कि इंग्लैंड में राज होता है ब्रिटिश के द्वारा, वैसा वही इंग्लिशमैन इंडिया में आकर राज नहीं कर रहे हैं। यही तो बात दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में कही थी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंग्लैंड में रहे, तो इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि इंग्लिश लोग अपने पीपल पर कैसे राज करते हैं, लेकिन वही इंग्लिशमैन इंडिया में आकर अलग तरीके से इंडियन पर राज करते हैं, इंडिया के लोगों का शोषण करते हैं वो, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी किया जा रहा है कारण के द्वारा। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जा सकते हैं। वैसे कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन अलग अलग है, कारण जो है कथन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जिसका कि फाइनल आंसर जब तक कि यूपी PSC नहीं दे देता है तब तक हमें क्लियर नहीं होगा सही से। इसलिए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन डी व्याख्या करता है के पास चला जाता है। ऐसा देखने को मिला है पिछले क्वेश्चंस को देखने के बाद कि फाइनल इस तरह के, चूंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है तो थोड़ा सा वेग रहता है सिचुएशन, तो इस बेसिस पर हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हम लोग करते हैं। अभी विलियम A.J. आर्कबोल्ड के संदर्भ में दिया गया है, कौन सा सही नहीं है? तो वे कभी लाहौर कॉलेज के प्राचार्य नहीं बने, जबकि वो MA माऊ कॉलेज अलीगढ़ है इसके प्रिंसिपल थे। ये तीनों के प्रिंसिपल थे, लेकिन वो लाहौर में कभी प्रिंसिपल नहीं बने कॉलेज में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 विद्रोहों या 4 घटनाओं के बारे में दिया गया है, जिसमें कि वेलोर विद्रोह है, नाना फडणवीस की मृत्यु है, वेलेस्ली को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध। इनका क्रोनोलॉजी अब हम लोग देखते हैं कि वेलोर विद्रोह कब हुआ। वेलोर विद्रोह 1806 में हुआ और नाना फडणवीस की जो मृत्यु है वो 1800 में हुआ। ओके, अब हम लोग इसका डेट लिखते हैं। वेलोर विद्रोह जो है 1806 में, नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में, वेलेस्ली को वापस बुलाया गया 1805 में, इसको बुलाया जाएगा वेलेस्ली को वापस, और एंग्लो नेपाली वॉर जो है 1815 में होता है। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल है वो 1798 से लेकर 1805 तक था। तो वापस इसलिए वेलेस्ली को बुलाया गया इंग्लैंड, ये उस सेंस में पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे आर्मी और अदर इश्यूज़ को लेकर, अर्थात कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी काफ़ी खर्च हो रही थी और ये खर्च वेलेस्ली के द्वारा अलग अलग तरीकों से किया जा रहा था। तो कंपनी ने थक हार कर वेलेस्ली को वापस बुला लिया कि आप आ जाइए। तो इस बेसिस पर हम लोग करें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है फडणवीस की मृत्यु, नाना फडणवीस की मृत्यु, अर्थात कि सबसे पहले 2 होना चाहिए, अर्थात कि ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। फिर वेलेस्ली को वापस बुलाना, सिंपल सी बात है 1805 में हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि एंग्लो नेपाल वार जो है वो सबसे लास्ट में होगा 4। तो इसलिए ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोगों ने लिख कर देख लिया है। पाइका विद्रोह काफ़ी फेमस है, जगबंधु महापात्र, जो कि पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ था, 1817 में। कई हिस्ट्रियन इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो जगबंधु विद्याधर इससे रिलेटेड है पाइका विद्रोह से। यदि एक भी हमें मिल जाता, एक का चार केवल एक ऑप्शन बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। बरेली मूवमेंट अब हम लोग देखें
तो मोहम्मद एवाज हो जाएंगे। मालाबार विद्रोह जो है एडाचन कुंगन हो जाएगा, और सिलहट विद्रोह राधा राम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पाइका विद्रोह पर ही बेस्ड था, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। अगर नहीं भी जानते तो हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते थे। रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में बताया गया कि रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया 1805। ऑलरेडी हमने देखा कि जो वेलेस्ली है इसका टाइम पीरियड जो है 1798 से लेकर 1805 तक था। तो वही 1805 में क्यों इसको वापस बुलाया गया? क्योंकि ये एक्सपोनेंस्ट पॉलिसी अपना रहा था, मतलब ज़्यादा खर्चों वाली पॉलिसी पर ये ध्यान दे रहा था। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा हो रही थी, तो कंपनी ने बुला लिया इंग्लैंड फिर से। टाइम पीरियड है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में क्वेश्चन दिया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी देखेंगे। इसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी शेपिंग द फ्यूचर करके एक कॉन्फ्रेंस किया था, जो कि 20 से 24 मई तक था। अभी जस्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों हमने इसको लिखा है। एक और क्वेश्चन करेंट का था, नागालैंड कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, यह 8 मई को हुआ था। 2024 में कोहिमा में ही हुआ था। देखेंगे दोनों क्वेश्चन को। पहले कोहिमा शांति स्मारक वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क जो है वो कोहिमा में ही होगा। सही है, लेकिन ये 8 मार्च को नहीं, 8 मई को हुआ था। और सिंपल सी बात है, ये जापान के द्वारा होगा, क्योंकि जापानी सेना ही कोहिमा तक आई हुई थी। तो दक्षिण कोरिया का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर, तो दक्षिण कोरिया को पहले काट देंगे। और ये 8 मार्च नहीं 8 मई है। इतना मतलब लिस्ट ऑप्शंस दिया गया इसको कि यदि नहीं जानते तो फिर इसको हम लोग गलत करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट होंगे वो इस स्टेटमेंट को गलत कर लिए होंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट में वो फंस गए होंगे। क्योंकि हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ने के बाद हम लोग, खासकर हिस्ट्री, तो हम लोग समझ लेंगे कोहिमा और दक्षिण कोरिया का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फंस गए होंगे। तो ये 8 मार्च नहीं 8 मई है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा न तो 1 न ही 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मेट्स अर्थात की मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, बिल्कुल सही है। और इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष की होगी को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसी के बारे में हम लोग कर रहे थे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो है, यहाँ पर डेट दिया गया है 25 मई को नहीं हुआ था, ये 20 से 24 मई के बीच में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत, जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है इसका सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। पिरूल लाओ पैसा पाओ, उत्तराखंड का काफ़ी फेमस ये स्कीम रहा। इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो कर गए होंगे। यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों की आय प्रदान करने से संबंधित है। बिल्कुल सही है। जो चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। 2 पेड़ तो काफ़ी फेमस है, चीड़ और देवदार की जो पेड़े हैं वो काफ़ी फेमस है। चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं पतली पतली होती हैं, हम लोग इमेज में देख सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी ज्वलनशील होती है, आग बहुत जल्द नहीं पकड़ लेती है। आग सूखने के बाद तो बहुत जल्द, इवन हरी जो पत्तियाँ होती हैं इसकी उसमें भी आग बहुत जल्द पकड़ लेती है। तो चीड़ के पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती हैं उसी को पिरूल कहते हैं। तो पिरूल लाओ और पैसा पाओ, ये अभियान चलाया गया और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। मेकॉन्ग रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था। अभी जस्ट हम लोग ये मैप पर देख रहे हैं, म्यांमार का ये मैप है, वहाँ पर दिख रहा है। ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें कि मेकॉन्ग रिवर इस तरह से आती हुई दिख रही है हमें। अभी जस्ट इस पर हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेकॉन्ग रिवर का ही दिया गया था। मेकॉन्ग रिवर जो है जस्ट ऊपर से नीचे आ रही थी ना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा, दक्षिण से पश्चिम नहीं होगा। ये केवल और केवल अब हमें सिर दरिया या आमूर दरिया या जो अंगारा रिवर है इसके बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेकॉन्ग जो है हमारे इंडिया के पास में है और मेकॉन्ग के बारे में हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल 100% मेकॉन्ग रिवर पर बेस्ड है कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, इसका डायरेक्शन ये नहीं होगा। तो और इसमें नहीं पूछा गया था कि गलत कौन सा है, तो ये यही गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पर्वतों को वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जाग्रोस जो है, जब हम लोग वर्ल्ड का मैप कुछ बनाएंगे तो सबसे पहले ये हम ये वाला इंडिया को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, इससे अच्छे से बना देते हैं एक बार। ये इंडिया को ऊपर ही रखें। हाँ, ये ईरान जो है ये अरब हो गया, यहाँ पर ईरान है। ये ईरान में जाग्रोस है, यहाँ पर जैग्रोस है। और काराकोरम हमारे इंडिया में है। काराकोरम यहाँ, काराकोरम से पहले हिंदू कुश है। तो हमें ये देखना है कि इसका क्रोनोलॉजी क्या होगा, अर्थात कि काराकोरम जो है सबसे लास्ट में होगा, अर्थात कि 1 जो है सबसे लास्ट में होगा। तो ये ऑप्शन काट दिए। 1 से पहले हिंदू कुश होगा, यानी कि 1 से पहले 3 होगा, 1 से पहले 3 होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 3 के बाद 1 नहीं होगा। अब जाग्रोस जो है वो ईरान में है।
अर्थात कि 1 और 3 से भी पहले 2 होगा। 1 और पॉन्टिक जो है ये टर्की में है, ये टर्की में है, तो टर्की पहले ही हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका सही आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑल राइट, हम लोग देख लेंगे, मैप में भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा। देश एक तरफ है और एक तरफ तेल क्षेत्र है, अर्थात कि तेल के जो कुएं होते हैं जो हम लोग नीचे से निकालते हैं, नहीं शुमेलित है। कुवैत में काशगन नहीं है, काशगन जो है कजाकिस्तान में है। हम लोग लोकेशन भी देखेंगे। काशगन जो ऑयल फील्ड है यह कैस्पियन सी में है, कजाकिस्तान में। ये कैस्पियन सी का इमेज है, यहाँ पर काशगन ऑयल फील्ड है और ये कुवैत में नहीं है, यही पूछा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में पूछा गया है। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है यह शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल वर्षा होती है, और इसी के चलते हमारे भारत में भी मेडिटेरियन जो सी है उसी के चलते यहाँ पर हमारे पास आती है जो विंटर रेनफॉल होती है, वो हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर में अर्थात कि मेडिटेरियन सी में ही होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु शीतकालीन वर्षा के लिए फेमस है। और शीतकालीन आयत यहाँ पर ड्यू टू विंटर सोलास्टिस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी यूरोप की जलवायु के बारे में पूछा गया है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हम लोग इसके बारे में देख लेंगे कि क्या क्या है। वेस्टर्न यूरोप का जो क्लाइमेट है वो मिल्ड टेम्परेचर होता है, फ्रीक्वेंट प्रेसिपिटेशन होता है, हर एक महीने वर्षा होती रहती है, और यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड भी फ्लो करती है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 में। वेस्टर्न यूरोप की जो क्लाइमेट है उसके बारे में कि वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल्स इन ऑल मंथ्स, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ऊपरी गंगा मैदान के बारे में पूछा गया है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। और यहाँ की जो सिंचाई गहनता है 130% से अधिक है, तथा कृषि गहनता जिसको हम लोग क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं 140% से भी ज़्यादा है। हम लोग देखेंगे इसको, तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक तरफ दर्रा है और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। रोहतांग जो है उसकी हाइट जो है 3978 मीटर है। बी का 3 होना चाहिए, अर्थात कि बी का 3 एक ही में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। इसका मतलब हो गया दिब्सा जो है 5360 मीटर हो जाएगा, बारालाचा जो है 4850 मीटर हो जाएगा, और बनिहाल जो है 832 मीटर इसका हाइट हो जाएगा इन दर्रों का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। कथन और कारण हमें दिया गया है जूट के बारे में। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, बिल्कुल सही है। और जूट खरीफ फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर में काटा जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि खरीफ फसल होने का मतलब ये नहीं है कि विशुद्ध हो जाएगा। इंडिजीनियस विशुद्ध को कहेंगे, कि जैसे कि आलू भारत का इंडिजीनियस प्लांट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसे साउथ अमेरिका से एक्सपोर्ट किया है, लेकिन जूट हमारे भारत का है, इसलिए हम लोग इसे इंडिजीनियस कहेंगे। तो इसका ऑप्शन डी 100% करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का। रोहतांग पास का अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि एलिवेशन हाइट कितना है, तो 3978। इस तरह के क्वेश्चन जो है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हाइट वाला, ये कहाँ गया हाइट वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को हमें काफ़ी मिलते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल किया गया है। यहाँ पर लेखक और पुस्तक मैच कराना है। लालजी गोपाल, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हो जाएगा। हबीब एवं निज़ामी जो है इन्होंने और कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत लिखा है। के.एस. लाल जो है हिस्ट्री ऑफ द खलजी लिखे हैं। दशरथ शर्मा जो है अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में दिया गया है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जगदीशपुर जो कि आज भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में स्थित है, वहाँ के ये जमींदार थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में 1897 की क्रांति की थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने जगदीशपुर से लेकर ये रीवा, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर ये अपने जगदीशपुर में इंटर किए थे। इन्होंने मैक्सिमम जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ी थी वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लड़ी थी। इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे जब पढ़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी होने का थोड़ी मान्यता, उसने तो नहीं मान्यता दी थी ना लॉर्ड डलहौजी ने। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में अभी हम लोग तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे।